apparatus that is used by Preston. It is later again used by the scientist Jan Ingenhousz. ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वही apparatus लिया, पर एक बार उसको इन्होंने सनलाइट में रखा और एक बार उसको किसमें रखा है, इन्होंने शेड के अंदर रखा है। ठीक है, तो जब वो सेम apparatus जो है उसको सनलाइट में रखते हैं तो उस टाइम वो कहता है कि apparatus जो है उसकी एक खास बात थी कि उन्होंने यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट यूज किया था। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, प्लांट यहाँ पे कैसा है, एक्वेटिक प्लांट है, एंड एक बार उन्होंने उसे ब्राइट सनलाइट में रखा है और एक बार उसे सेम प्लांट को डार्क कंडीशंस में रखा है। तो व्हाट द साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्लांट इट इज प्लेस्ड इन ब्राइट सनलाइट, दैट इज द एक्वेटिक प्लांट, व्हाट हैपन, ठीक है, कुछ छोटे छोटे से बबल्स जो हैं उसको ब्राइट सनलाइट में उठते हुए नजर आते हैं, और ये बबल्स कहाँ पे देखे जाते हैं, ये बबल्स जो हैं वो प्लांट के जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ग्रीन पोर्शंस हैं, वहां पे उसको नजर आए। ठीक है बेटे, पर सेम प्लांट जो है, एक्वेटिक प्लांट जो है, उसको जब डार्क कंडीशंस में रखते हैं तो इस तरह के कोई बबल्स उसको नजर नहीं आते। इसका मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कौन सी गैस निकली है, ठीक है, वो तो बाद में बताएंगे कौन सी गैस निकली है। इतना याद रखिए कि कोई गैस तो निकली है जो किसकी फॉर्म में है, बबल्स की फॉर्म में है। ठीक है, पर वो गैस जो है वो केवल तभी इवॉल्व हुई है जब पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, और अगर हम डार्क में रखते हैं इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन नहीं होती और इसीलिए हमें किसी गैस के कोई बबल्स जो है वो नजर नहीं आते। ठीक है बेटे, तो लेटर ऑन उसने चेक किया कि ये कौन सी गैस है जिसके बबल्स जो है उसको नजर आए थे, तो उन्हें पता लगा कि ये गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस है। और दूसरी चीज उसने ये बताई कि पर्टिकुलर रिएक्शन जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, वो रिएक्शन प्लांट के हर एक पार्ट में नहीं होती। ठीक है, वो प्लांट के कौन से पार्ट में होती है, जहाँ पे कि ग्रीन कलर प्रेजेंट है। इसका मतलब जहाँ पे ग्रीन कलर है वहां पे कुछ खास तरह के पिगमेंट्स हैं, और वो पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट को ट्रैप करते हैं और उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होती है, और वो केमिकल रिएक्शन जो है उसी की वजह से क्या निकलती है, गैस निकलती है। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो हमने उसकी ऑब्जर्वेशन लिखी है जैन इंजनहाउस की, इन द ईयर 1779। ठीक है, he tested the effect of sunlight and darkness on aquatic plants. So when the plant is in sunlight, oxygen is produced by the green parts of the plant. ठीक है, and when the plant is placed in darkness, that oxygen is not produced. This means sunlight is vital for the process of photosynthesis. उससे उसने ये बताया कि प्लांट्स के अंदर जो होने वाला प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है उसके लिए सनलाइट जो है वो जरूरी है, उसकी एब्सेंस में ये प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता। ओके बेटे, उसके बाद हम आगे हैं अगले पेज पर। देखो मैं पेज नंबर 208 पर हूँ और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर सैक का क्या एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जूलियस वॉन सैक इन द ईयर 1854। ठीक है, जूलियस वॉन सैक जो थे उन्होंने ये बताया कि जब भी प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, ठीक है, तो प्लांट के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है हमेशा। ठीक है, व्हेन अ पर्टिकुलर प्लांट ग्रोस देन देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज जो है वो प्लांट के अंदर पहले बनता है और बाद में ये प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, सभी बच्चों को मालूम है 10th क्लास से कि प्लांट में हमेशा ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो उसके बाद वो कहते हैं कि प्लांट जो है, ठीक है बेटे, प्लांट्स के अंदर ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, ठीक है, एक खास तरह का ग्रीन सब्सटेंस जो है वो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है और वो प्लांट्स में स्पेशल बॉडीज के अंदर प्रेजेंट है, और उन बॉडीज को क्या नेम दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट का नेम दिया है। और उस ग्रीन सब्सटेंस का क्या नेम है, तो उस ग्रीन सब्सटेंस का नेम यहाँ पर क्लोरोफिल है। ठीक है, तो उसके बाद उसने ये बताया कि ये बनने वाला जो ग्लूकोज है वो प्लांट के उन पार्ट्स के अंदर बनता है जो कि कैसे हैं, ग्रीन पार्ट्स हैं, और यही ग्लूकोज बाद में प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में जो है वो स्टोर होता है। ठीक है बेटे, एक चीज तो पीछे वाला एक्सपेरिमेंट था पिजन हाउस वाला, उसमें मैंने आपको उस दिन भी बताया था। ठीक है, तो उसमें आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो ब्राइट सनलाइट जो है उसकी जरूरत पड़ती है, और सेकेंडली वो कहता है कि ग्रीन पार्ट्स जो है उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमने जूलियस वॉन सैक के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है आपको। तो उनको फाउंडर माना जाता है एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी का। ठीक है, डिस्कवर्ड फोटोसिंथेसिस अकर इन द क्लोरोप्लास्ट। पहली बार उन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस
प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, जो प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट है, उनके अंदर होता है। और फिर उन्होंने बताया कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट बाय यूजिंग द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, उन्होंने पता लगाया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेटर ऑन ये ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और इसके लिए उन्होंने आयोडीन टेस्ट से साबित किया कि वो स्टार्च ही है। ठीक है बेटे, तो आयोडीन टेस्ट जो हम यूज करते हैं स्टार्च के लिए, वो उन्हीं की देन है, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ये टेस्ट यूज किया। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है सही बच्चों को? ये ब्लैंक स्लाइड कहाँ से आ रही बीच में? चलो ओके बेटे, अब देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हमारा, हम पेज नंबर 208 पैराग्राफ नंबर 2 पर हैं। अगर सभी बच्चों के हाथ में बुक है तो हम पैराग्राफ नंबर 2 पर हैं। तो इन द ईयर 1843 से लेके 1909, ठीक है, देयर वाज अ साइंटिस्ट एंड हिज नेम वाज T.W. इंगलमैन। ठीक है, तो T.W. इंगलमैन जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसकी हेल्प से किया एक्सपेरिमेंट? प्रिज्म की हेल्प से किया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी हम सनलाइट जो है उसको प्रिज्म में से पास करते हैं, तो वो अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो है क्या हो जाती है, सनलाइट ब्रेक हो जाती है। अलग अलग स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में हमें कितने रंग नजर आते हैं? आपको पता है सनलाइट के हमें कितने कलर नजर आएंगे? 7 कलर्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, 7 कलर भी आपको मालूम है, आपने फिजिक्स में स्टडी किए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया और प्रिज्म में से उन्होंने सनलाइट पास की और वो अपने स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स की फॉर्म में स्प्लिट हो गई। और उसके बाद फिर उन्होंने एक ग्रीन एल्गी ली। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एल्गी? क्लैडोफोरा। ठीक है, और उस ग्रीन एल्गी के ऊपर ये स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स वाली जो लाइट थी उसको फॉल करवाया। पर याद रखिए कि उस ग्रीन एल्गी को उन्होंने एक ऐसी सस्पेंशन के अंदर रखा हुआ था जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया थे। ठीक है बेटे, एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं? ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिए प्रिज्म लिया, प्रिज्म से उन्होंने सनलाइट जो है उसको पास होने दिया, वो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स में यानी 7 कलर्स में ब्रेक हो गई। और फिर इस तरह के जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स वाली लाइट है उसको एक ग्रीन एल्गी के ऊपर फेंका जिसका नेम क्लैडोफोरा था। और क्लैडोफोरा को किसने रखा था? एरोबिक बैक्टीरिया की सस्पेंशन में रखा था। तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है बेटे, द बैक्टीरियाज वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस होगी और फोटोसिंथेसिस के बाद कौन सी गैस इवॉल्व होनी है? ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होनी है। ठीक है, अब वो कहता है कि ये जो बैक्टीरिया थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 7 अलग अलग कलर्स वाली लाइट जो है उसको यूज किया था, उसे क्लैडोफोरा एल्गी के ऊपर डाला था और उसमें किसमें रखा हुआ था? बैक्टीरिया की सस्पेंशन में रखा था। और बैक्टीरिया भी खास तरह के थे, एरोबिक बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि सातों जो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट थी, ठीक है, उसमें ज्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो ब्लू और रेड लाइट वाले जो वेवलेंथ थे उसके आसपास एक्यूमुलेट हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सनलाइट जो है उसमें से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, तो क्लोरोफिल भी एक तरह का नहीं है, आपको पहले भी बताया था कई तरह के क्लोरोफिल है। तो उसमें उन्होंने कहा कि सनलाइट जो है उसमें से क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड वेवलेंथ की लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू एंड रेड वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लाइट है उसमें होती है। और बैक्टीरियाज जो है वो ज्यादा से ज्यादा ब्लू एंड रेड वेवलेंथ जो है उसके आसपास ही एक्यूमुलेट होते नजर आए। इसका मतलब बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो भी क्लोरोफिल जो है उसके साथ काम करते हैं लाइट को ट्रैप करने का। पर मैक्सिमम जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है? ब्लू एंड रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लगा कि सारे के सारे जो पिगमेंट्स हैं उसमें से क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो चीफ पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। और कौन से वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है? रेड एंड ब्लू वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है बेटे, बाकी पिगमेंट्स जो हैं वो अदर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और जो थोड़ी बहुत वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उन पिगमेंट्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स कहा जाता है। तो एक चीज याद रखिए, इसके बेसिस पे उसने कुछ ऑब्जर्वेशन दी। तो उसने क्या किया, उसने एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है बनाया क्लोरोफिल पिगमेंट के लिए। ठीक है, जिसमें 2 क्लोरोफिल पिगमेंट्स के लिए ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाया गया था, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी के लिए। और उन्होंने कहा कि सनलाइट में से मैक्सिमम लाइट जो क्लोरोफिल ए एंड बी एब्जॉर्ब करते हैं वो रेड एंड ब्लू लाइट है। इसका मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड एंड ब्लू लाइट में होती है। बाकी कलर्स में भी फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है, पर उतने बड़े लेवल पे नहीं होती। वहां पे एक्सेसरी पिगमेंट्स जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये चीज पता लगी बेटे सारे बच्चों को? देखो यहाँ पे आपको प्रिज्म नजर आ रहा है, तो सनलाइट में से जो लाइट आएगी वो इस तरह से 7 कलर्स में
स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद वो 7 कलर में स्प्लिट होने के बाद उन्होंने क्या किया, उसको आपको बताया था एंगलमैन जो है, उन्होंने ये बताया कि सारे के सारे जो वेवलेंथ है उसमें से रेड वेवलेंथ जो है और जो ब्लू वेवलेंथ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। और कैसे उनको पता लगा, क्योंकि ज्यादातर एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पे चिपके हुए नजर आए, रेड एंड ब्लू लाइट के आसपास जो है एक्यूमुलेट होते हुए नजर आए। इसके बेसिस पे उन्होंने ये कहा कि ये मेन पिगमेंट्स हैं, और बाकी पिगमेंट जो थोड़ी बहुत लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो सेसरी पिगमेंट है, ठीक है बेटे। यहाँ पे देखो साइड में तुम्हें एक ग्राफ नजर आ रहा है, और उस ग्राफ में आपको जितने भी मैक्सिमा नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको दो बड़े मैक्सिमा नजर आ रहे हैं वो रेड एंड ब्लू लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। बाकी पिगमेंट्स जो हैं वो भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पर उनकी मैक्सिमास जो है ग्राफ के अंदर वो रेड एंड ब्लू लाइट के कंपैरिजन में थोड़े कम है। तो इससे ये पता लगता है कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी जो है वो मेन पिगमेंट्स हैं, और बाकी पिगमेंट्स जो हैं, ठीक है बेटे, वो एक्सेसरी पिगमेंट है, वो जो भी लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उसको हैंड ओवर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को लेकर। ये एक्सपेरिमेंट क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? एनी क्वेश्चन? अगर किसी भी बच्चे को अभी भी नहीं पता लगा, मैंने एक चीज यहाँ पे यूज की है, टर्म यूज की है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हाट इज इट? हैव यू रेड द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर? Yes, beta. Have you read the chapter atomic structure in chemistry? That is chapter number 2. Yes, ma'am. पढ़ लिया होगा? Yes, ma'am. Absorption and action spectra पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देते हैं, उसमें अलग अलग तरह की सीरीज थी, बाल्बर सीरीज, पैस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, याद है? ठीक है, तो उसमें आपको दो चीजें पता लगती है। देखो बेटे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है वो स्पेक्ट्रा होता है जब वो कहते हैं कि सनलाइट में से अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट आती है, तो उसमें से आपको केमिस्ट्री में मैडम ने बताया होगा कि कुछ लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है सर्टेन केमिकल्स के द्वारा, ठीक है। जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी ना, उसकी जगह पे वहां पे क्या क्रिएट हो जाती है, डार्क बैंड्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रा आता है उसको आप क्या कहते हैं, ठीक है। पहले तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा अलग अलग कलर्स के अकॉर्डिंग वो एक्शन होगा, उसमें से जो लाइट एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, जो न्यू डार्क बैंड्स आ जाएंगे, वो कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से इंगलमैन जो उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जो मैक्सिमम लाइट क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब की गई है, जिसमें डार्क बैंड उनको नजर आए हैं, वो डार्क बैंड रेड एंड ब्लू लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट ज्यादातर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, रेड एंड ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा एविडेंस उनका एरोबिक बैक्टीरियाज थे, और एरोबिक बैक्टीरियाज की मैक्सिमम कंसेंट्रेशन उनको कहाँ पे नजर आई, जहाँ पे रेड एंड ब्लू लाइट थी। बाकी जगह पे भी थोड़े थोड़े एरोबिक बैक्टीरियाज थे, और उससे ये पता लगा कि रेड एंड ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट जो है वो क्लोरोफिल एक्चुअली एब्जॉर्ब करता है, और बाकी जो है वो छोटे मोटे पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो थोड़ी लाइट है और उसको भी वो लेटर ऑन क्लोरोफिल ए जो है उसको हैंड ओवर कर देते हैं, ठीक है बेटे। तो अब याद रखिए कि क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है, और बाकी एसेसरी पिगमेंट्स जो है उसमें क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, ये सारे आ जाते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा और बताया फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी फोटोसिंथेसिस जो है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता लगे कि एक तो फोटोसिंथेसिस एक लाइट ड्राइव रिएक्शन है, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। और दूसरी बात, उसमें रॉ मटेरियल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बीच में रिएक्शन कब होती है, जब लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप करता है, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप करता है, उसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, ठीक है बेटे। और एक चीज और पता लगी इन एक्सपेरिमेंट से कि हमेशा लास्ट में कौन सी गैस निकलनी है, ऑक्सीजन गैस निकलनी है, ठीक है। तो वो आपको पता लगी क्या कि बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, और इस वजह से एरोबिक बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया होते हैं जो लाइट किसकी प्रेजेंस में सरवाइव कर सकते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुरानी इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की, यहाँ पे CH2O जो है वो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है बेटे। वैसे ग्लूकोज एक हेक्सो शुगर होता है, उसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, आपको बताया था मैंने पिछले चैप्टर में,
यहाँ पे आपको बताया कि CO2 एंड H2O लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, एंड CH2O which is a general formula of a monosaccharide unit, that is glucose here, and in the last what gas is evolved here, that is oxygen gas. Okay बेटे, ये सारी चीजें हमें मालूम है. अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नेलियस वैन नील. ठीक है, तो कहते हैं कि एक लैंडमार्क डिस्कवरी हुई थी बायोलॉजी के फील्ड में फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, एंड दैट वाज डन बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वॉन नील इन द ईयर 1897 टू 1985 तक ये जिंदा रहे हैं, और इन्होंने अपनी स्टडी जो है वो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर की थी. ठीक है बेटे, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, और उसके बाद इन्होंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के दौरान हमें ये तो पता लग चुका है कि कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है. ठीक है बेटे, पर वो कहता है इसके बेसिस पे उन्होंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर कौन से ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के जरिए मिलता है. तो देखो, अगर हम फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन जानते हैं तो हम कहते हैं कि CO2 के कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, C6H12O6 बनाते हैं. ठीक है बेटे, तो जो वॉन नाइल थे, इन्होंने ये बताया कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उनका रिडक्शन होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स जो है उनका ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इसमें जो प्रेजेंट रॉ मटेरियल है जिसको हम रिएक्टेंट के फॉर्म में वाटर के नाम से जानते हैं, वो वाटर जो है इस रिएक्शन के दौरान क्या देता है, हाइड्रोजन देता है. और ये हाइड्रोजन जो है वो आगे जाके क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिड्यूस करवाती है, और रिड्यूस करवाने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करती है. और वाटर में से हाइड्रोजन के निकल जाने के बाद, ठीक है, लास्ट में हमें फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है. तो इसके लिए इन्होंने कुछ रेडियो आइसोटोप्स को यूज किया, और पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट्स थे उसमें रेडियो आइसोटोप्स जो है इनका इस्तेमाल करके इन्होंने ये बताया कि उस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस जो है, जिसकी वजह से लेटर ऑन कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होके कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, वो यहाँ पर किससे आती है, वाटर में से आती है. ठीक है बेटे, और वाटर में से आके वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उससे क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है. दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व होती है वो, ठीक है, वाटर में से अगर हाइड्रोजन निकल जाएगी तो इसका मतलब डेफिनेटली वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और वो बाद में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में किस फॉर्म में नजर आएगा आपको, ऑक्सीजन की फॉर्म में नजर आएगा. ठीक है, तो एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी, उसके बेसिस पे हमें ये एक कंप्लीट इक्वेशन मिल गई फोटोसिंथेसिस की, जो हमें कॉर्नेलियस वैन नील के द्वारा दी गई थी. 6 मॉलिक्यूल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं वो 12 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये आपको पढ़ाते आ रहे हैं अब तक. यहाँ पे उसने बताया है हाइड्रोजन डोनर के बारे में, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, जो लेटर ऑन कार्बोहाइड्रेट बनाने में यूज होती है, वो हाइड्रोजन एक्चुअली किससे आती है, वाटर से आती है. ठीक है, और कहीं से नहीं आती. तो उसने बताया कि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलती है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसको C6H12O6 में कन्वर्ट कर देती है, और लास्ट में हमारे पास जो है 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है बेटे, और कुछ मॉलिक्यूल्स हमें ऑक्सीजन के यहाँ पे नजर आते हैं. पर देखो एक चीज और है, अब ये तो नहीं है कि फोटोसिंथेसिस हमेशा प्लांट्स में ही होता है. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, और हो सकता है कि उनके अंदर रॉ मटेरियल प्लांट्स के रॉ मटेरियल जैसे सेम ना हो, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर वर्ड का इस्तेमाल किया बजाय कि वाटर लिखने के. तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास जो है कोई दूसरे बैक्टीरियाज हैं जो रॉ मटेरियल यहाँ पे वाटर की जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड अगर यूज करते हैं या कोई और गैस ट्रेस को यूज करते हैं, तो जो भी वहां पे हाइड्रोजन जो का डोनर होगा, ठीक है बेटे, चाहे वो सल्फर कंपाउंड है चाहे कोई और कंपाउंड है, उसी में से हाइड्रोजन निकलेगी, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड में से हाइड्रोजन डोनेट नहीं होगी. ठीक है, हमेशा हाइड्रोजन का डोनर वो पर्टिकुलर जो है हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा. तो उन्होंने कहा कि अगर तो वो वाटर है तो वो हाइड्रोजन देता है, अगर उसकी जगह पे H2S है तो उसमें से हाइड्रोजन आती है. और इस तरीके से लास्ट में हमें एक ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मिलता है, और लास्ट में बाय प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. ठीक है बेटे, यहाँ पे उसके वैन नील्स जो है उनके व्यूज लिखे गए हैं. अकॉर्डिंग टू हिम इन ग्रीन प्लांट्स वाटर इज द हाइड्रोजन डोनर. ठीक है, लेटर इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन, and some organisms which do not release oxygen during photosynthesis. For example,
if they have instead of water they have hydrogen sulfide, in that case hydrogen sulfide is the donor of hydrogen. ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिसर्च किसके ऊपर की थी, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर की थी. जो सल्फर वाले बैक्टीरिया थे तो उसमें वाटर रॉ मटेरियल नहीं था, उसकी जगह पे हाइड्रोजन सल्फाइड थी. तो उसमें उन्होंने कहा कि वहां पे हाइड्रोजन डोनर हाइड्रोजन सल्फाइड है, पर प्लांट्स के अंदर वो हाइड्रोजन डोनर कौन है, वाटर है. ओके बेटे, यहाँ पे देखो लास्ट में हमें ये क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस की मिली है जो हम जानते हैं. ठीक है, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन जो है उसको थोड़ा सा एडवांस इक्वेशन के रूप में लेते हैं, यहाँ पे 12H2 होता है, फिर कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी रिलीज होते हैं अगर आपको याद है. और अगर हमने यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के दिखाए हैं तो हमें लास्ट में 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मिलेंगे. ठीक है बेटे, अगर यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के दिखाएंगे तो हमें 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के भी मिलेंगे, ये आपको याद रखना है. ठीक है, दोनों इक्वेशंस एक जैसी ही हैं, बस वाटर के मॉलिक्यूल्स वेरी करते हैं. अब देखिए यहाँ पे वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस. अब बुक के अकॉर्डिंग मैं पेज नंबर 209 पर हूँ. अभी तक जितने भी अर्लियर एक्सपेरिमेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. अब मैं एग्जैक्ट टॉपिक पे आ गई हूँ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है. ठीक है बेटे, अगर वो कहते हैं कि एक कोई भी नॉर्मल एक कॉमन मैन जो उससे पूछ लिया जाए या कोई भी एक स्टूडेंट जो है उससे पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपके हिसाब से कहाँ पे होता होगा, तो क्योंकि इतने साल से हम डेफिनेशन लर्न करते आ रहे हैं, हम कहते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल है एंड क्लोरोफिल ग्रीन होता है, तो हमारे माइंड में आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसका ग्रीन कलर से कुछ रिलेशन है और प्लांट्स के अंदर जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है. ठीक है, और उसमें से भी अगर हम बहुत अच्छे से बताना चाहेंगे तो हम कहेंगे एग्जैक्टली हमारा आंसर होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर ग्रीन लीव्स के अंदर होता है. ठीक है बेटे, अब आपने लीव्स वर्ड तो यूज कर लिया. अब वो कहते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो भी हमें मालूम है. जब हमने लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर किया था तो आपको एक डायग्राम नजर आया था अपनी बुक में, ये वाला. ठीक है, तो लीव्स जो है उसके अंदर आपको एपिडर्मल लेयर्स नजर आती है, आउटर एंड इनर एपिडर्मल लेयर. ओके बेटे, सेंटर में देखिए आपको बहुत सारे सेल्स नजर आ रहे हैं. कुछ सेल्स जो है वो एंड टू एंड फैशन में जॉइंट है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है. ठीक है, और कुछ सेल्स जो है इनमें काफी ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस है. तो लीफ के अंदर प्रेजेंट ये सारे के सारे सेल्स जो हैं जो इसकी एपिडर्मल अपर एंड आउटर एपिडर्मल लेयर के बीच में है, उसको हम मेसोफिल टिश्यू कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स के मेसोफिल सेल्स जो हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. और इन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट है जो लाइट को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. ठीक है बेटे, तो यहाँ पे डायग्राम में देखो मैंने उसका टीएस दिखाया हुआ है, तो इसलिए मेसोफिल टिश्यू के दो तरह के सेल्स बन गए हैं. जो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है उसको मैंने पैलिसेड मेसोफिल कहा है, और जिनके बीच में काफी सारे गैप्स हैं उनको मैंने स्पॉन्जी मेसोफिल या स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोला है. ठीक है, अब आपको काफी सारे क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर नजर आ रहे हैं, इसीलिए वो ग्रीन कलर के हैं. तो कहते हैं कि जब भी लाइट फॉल करती है किसी लीफ के ऊपर तो उस लीफ के लैमिना में प्रेजेंट ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो लाइट के अकॉर्डिंग अपने आप को पैरेलल अरेंज कर लेते हैं. ठीक है बेटे, इस तरीके से अपने आप को परपेंडिकुलरली अरेंज कर लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जो है उनके ऊपर इंसिडेंट हो सके. और इस तरह से आपको पता है कि सारी लाइट रेज जो है उसमें से उन्होंने मैक्सिमम कौन से वेवलेंथ की लाइट लेनी है, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर उन्होंने एब्जॉर्ब करनी है. इसका मतलब मेसोफिल सेल्स ही खास सेल्स हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. ठीक है बेटे, यहाँ पे देखो मैंने उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है आपको. ये आपको अपर एपिडर्मिस नजर आ रही है, ये आपको लोअर एपिडर्मिस नजर आ रही है. आपको पता है कि लोअर एपिडर्मिस में खूब सारे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बेटे, अब सेंटर में देखो आपको बहुत सारे मेसोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं जिनमें काफी सारा स्पेसिस है वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, और जो कम्पैक्टली अरेंज्ड है वो पैलिसेड क्लोरोफिल है. ठीक है बेटे, पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू. ओके, तो आप देखो इसमें काफी सारे क्लोरोप्लास्ट आपको नजर आ रहे हैं. तो जब भी वो कहते हैं कि राइट रेस इसके ऊपर इंसिडेंट होने के लिए आएंगी, सारे ये सारा मेसोफिल टिश्यू अपने आप को परपेंडिकुलरली अरेंज कर लेंगे लाइट रेस की. ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज जो हमको वो एब्जॉर्ब कर सके. ओके बेटे, अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट आपको एक बार फिर से बताया जा रहा है ताकि आपके माइंड में एकदम फिट हो जाए. तो क्लोरोप्लास्ट जो है अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके सेंटर में, ठीक है, आपको एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस नजर आता है जिसको आप क्या कहते हो, स्ट्रोमा कहते हो. ठीक है, जो उसका मैट्रिक्स है उसको आप स्ट्रोमा कहते हैं. और कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर मेम्ब्रेनियस सिस्टम भी है.
ठीक है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है अलग अलग तरह की। तो आपको बताया था कि बहुत सारे जो है ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस तरह की ऑर्गेनेल्स हैं जो कि एक के ऊपर एक, ठीक है, जैसे कॉइन्स के पाइल्स होते हैं इस तरीके से बैठी हुई हैं। तो उनको हमने क्या बोला था, एक सिंगल जो इस तरह की मेम्ब्रेन है उसको हमने थैलाकॉइड बोला था, एंड ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स को हमने क्या बोला था, ग्रेना बोला था, अगर आपको याद हो। ठीक है बेटे, और इस तरह की जो ग्रेनास हैं, एडजेसेंट ग्रेनास जो हैं, जो काफी सारे थैलाकॉइड का ग्रुप है, उसको दूसरे वाले जो ग्रेनास है उनके साथ एक मेम्ब्रेन ज्वाइन कर रही है, उसको क्या बोला था, स्ट्रोमा लैमिले बोला था। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट में दो खास चीजें हैं, एक उसका मैट्रिक्स जिसको हम स्ट्रोमा कहती हैं, और दूसरी उस मैट्रिक्स में प्रेजेंट बहुत सारी मेम्ब्रेन्स जो या तो ग्रेना हो सकती हैं या फिर स्ट्रोमा लैमिले हो सकती हैं। ठीक है बेटे, आप सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ मेम्ब्रेन सिस्टम की, और 2 मिनट के लिए भूल जाइए स्ट्रोमा के बारे में। ठीक है, याद रखिए कि क्लोरोप्लास्ट का जो मेम्ब्रेन सिस्टम है जिसमें ग्रेना आते हैं और साथ में क्या आता है, स्ट्रोमा लैमिले आता है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की कौन सी रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है बेटे, तो दो चीजें होंगी मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर, एक तो वहां पे क्लोरोफिल जो है इसने लाइट को ट्रैप करना है, और लाइट को ट्रैप करने के बाद उसने रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन के बाद क्या बनने हैं, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनने हैं जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है। ठीक है, एटीपी तो आपको पता ही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच क्या है, ध्यान से सुनेंगे, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फिर से सुनेंगे, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ओके बेटे, तो कहते हैं कि जो हमारे स्ट्रोमा लैमिला है और जो ग्रेना है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस होती हैं जिसमें लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक, अब ये रिएक्शंस क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में होती हैं इसीलिए हम इन्हें लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस के दो रूप हैं, कुछ रिएक्शंस लाइट की प्रेजेंस में होती हैं जिन्हें लाइट रिएक्शंस कहते हैं, और रात के समय भी फोटोसिंथेसिस का काम चलता रहता है। ठीक है, सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो हमेशा तो ये कहते थे कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। ठीक है बेटे, तो लोअर क्लासेस तक आपको ये बताते थे कि वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, पर अब आप बड़े हो गए हैं तो आप याद रखेंगे कि उसका दूसरा पहलू भी है एक, और फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि उसमें कुछ डार्क फेसेस भी आते हैं। ओके बेटे, अब डार्क फेसेस या डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की जो है वो किसके अंदर होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है, और स्ट्रोमा आपको याद है क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड मैट्रिक्स है, और इस स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं खूब सारे एंजाइम्स। ओके बेटे, तो ये खूब सारे एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, देखो रिएक्शन तो वहां पर हो गई, लाइट रिएक्शन में होगी, CO2 एंड वाटर ने रिएक्शन किया, कार्बोहाइड्रेट बन गए ना। अब ये शुगर जो हमारे पास आई है उसने प्लांट में स्टोर भी तो होना है बाद में, किस फॉर्म में स्टोर होना है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होना है ना। तो ये वाला जो काम है कि शुगर जो है इसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करना है, ये काम कब होता है, रात के टाइम होता है। ठीक है, और स्ट्रोमा के अंदर होता है, क्योंकि इन रिएक्शंस में लाइट का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये रिएक्शंस फिर कैसे चलती होंगी, तो कहते हैं कि लाइट रिएक्शंस के दौरान जो एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं उनका इस्तेमाल करके ये शुगर मॉलिक्यूल स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होते हैं रात के टाइम, लाइट की एब्सेंस में, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ओके बेटे, ये चीज किस बच्चे को नहीं पता लगी है, फिर से पूछेंगे मेरे से, जिस स्टूडेंट को ये चीज नहीं पता लगी है वो मेरे से बात करेगा। हम रिपीट कर दो। ओके बेटे, ओके फिर से सुनेंगे। देखो यहाँ पे आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसका नेम स्ट्रोमा है, और इसके अलावा उसमें आपको काफी सारे पाइल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है बेटे, एक सिंगल जो यूनिट है उसको आपने क्या बोला था, थैलाकॉइड, और ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड्स को आपने क्या बोला था, ग्रेना। तो इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट में दो खास चीजें, एक तो उसका मेम्ब्रेनियस सिस्टम है और एक उसके अंदर स्ट्रोमा है। हमेशा याद रखिए कि जो उसका मेम्ब्रेनियस सिस्टम है उसमें फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस होती है, यानी लाइट रिएक्शन किसके अंदर होंगी, या तो इन ग्रेनास की मेम्ब्रेन्स के अंदर होंगी या फिर इन एडजेसेंट ग्रेनास को ज्वाइन करने वाली, ये देखो बीच में जो मेम्ब्रेन है जिसको हमने क्या बोला, स्ट्रोमा लैमिले, इसके अंदर होंगी। और लाइट रिएक्शन के दौरान दो ही काम होंगे, एक तो क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट को ट्रैप करेगा, फिर उस लाइट को ट्रैप करने के बाद वो रिएक्शन करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, और क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और इस रिएक्शन के दौरान कुछ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे जो कौन से होंगे, एटीपी एंड एनएडीपीएच।
ठीक है बेटे, क्योंकि रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगी इसलिए ये लाइट रिएक्शंस होंगी। पर कहते हैं कि जब एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बन गए उसके बाद हमारे पास शुगर भी बन गया जो ग्लूकोज की फॉर्म में है, अब उसको स्टोर करना है स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में। तो ये काम कौन से टाइम होगा, रात के टाइम होगा जब लाइट नहीं होगी, और उस दौरान पर्टिकुलर रिएक्शन शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करने वाली जो रिएक्शन है वो कैसे चलेगी, विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स विच आर एटीपी एंड NADPH। ठीक है, तो इस दौरान वो कहता है कि रात के समय जो है स्टार्च जो है वो बनता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके, क्योंकि रिएक्शन लाइट की एब्सेंस में होती है इसलिए इन रिएक्शंस को डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ओके बेटे, क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बताइए लाइट रिएक्शंस जो है वो क्लोरोप्लास्ट की कौन सी 2 जगह पे होनी है, बताइए। हाँ जी, नंबर 1 लाइट रिएक्शन नंबर 1 किसमें होंगी, मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्रेना। यस, ग्रेनास के अंदर होंगी। ठीक है बेटे, या फिर थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी आप बोल रहे हो ना तब भी करेक्ट है। ठीक है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी करेक्ट है, ग्रेनास भी करेक्ट है। आपको पता है पाइल्स ऑफ ग्रेना, एडजेसेंट पाइल्स ऑफ ग्रेनास को कौन कनेक्ट कर रहा है, एक मेम्ब्रेन कनेक्ट कर रही है और उसका नाम है स्ट्रोमा लैमेले। 2 चीजों में होनी है, या तो थैलाकोइड मेम्ब्रेन और ग्रेनास की मेम्ब्रेन में होनी है एंड दूसरी स्ट्रोमा लैमेले में होनी है। लाइट रिएक्शन उनको नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में होती है और उसमें लाइट ट्रैप करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल पिगमेंट करता है और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है बेटे, और साथ में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। और दूसरा फेस जो है वो डार्क फेस है। डार्क फेस हमेशा स्ट्रोमा के अंदर होगा यानी फ्लूइड मैट्रिक्स में होगा और उस दौरान एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जो है उनसे एनर्जी ली जाएगी। किस पर्पस के लिए ली जाएगी, शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि प्लांट ग्लूकोज को एज इट इज नहीं रखते, वो उसको किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च की फॉर्म में रखते हैं। ओके बेटा, यहाँ तक क्लियर है ना सभी बच्चों को। उसके बाद देखो पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, फिर से लूंगी कल ये टॉपिक, ऐसे ही बता रही हूँ अभी। तो आप वो कहते हैं कि जब भी आप किसी लीफ को देखते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना कि लीफ के अंदर सारा जो ग्रीन कलर है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है, ऐसा नहीं होता। कहीं पे आपको कुछ डार्क पैचेस नजर आते हैं, कहीं पे आपको लाइट पैचेस नजर आते हैं लीफ के अंदर। ठीक है बेटे, तो इससे वो कहता है कि कोई भी अगर हम क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें तो लीफ के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो सिर्फ एक क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तरह तरह के पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 तरह के पिगमेंट उसने यहाँ पर आपको बताए हैं। क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो ब्राइट ब्लू ग्रीन कलर रखता है। ओके बेटे, क्लोरोफिल बी पिगमेंट कैसा कलर रखता है, येलोइश ग्रीन कलर रखता है, लीफ को येलोइश ग्रीन कलर देता है। और ज़ैंथोफिल्स जो हैं वो कैसा कलर देते हैं, किसी भी लीफ को या फ्रूट को येलो कलर देते हैं। और कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो येलो से लेके ऑरेंज कलर लेते हैं। ठीक है, सी फॉर कैरेट एंड सी फॉर कैरोटीनॉइड। कैरेट का कलर सभी बच्चों ने देखा हुआ है, ऑरेंज होता है। ठीक, तो कहते हैं कि पिगमेंट्स जो है उनका काम क्या है, तो पिगमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खास तरह की वेवलेंथ जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको बताया था इन चारों पिगमेंट में से जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है उसको चीफ पिगमेंट की उपाधि दी गई है क्योंकि वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है। कौन सी वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट एब्जॉर्ब करता है वो भी आपको बताया था, रेड एंड ब्लू वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके बेटे, तो बाकी ये जो 3 पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं और ज़ैंथोफिल्स हैं, इनको एक्सेसरी पिगमेंट बोला गया है क्योंकि ये एक्सेसरी पिगमेंट जो है वो रेड एंड ब्लू लाइट के अलावा दूसरे कलर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उनकी लाइट एब्जॉर्ब करती है, थोड़ी अमाउंट में एब्जॉर्ब करती है और लेटर ऑन किसको हैंड ओवर कर देते हैं, चीफ पिगमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं जो क्लोरोफिल ए है। और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। और साइड बाय साइड जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट है जो आपका चीफ पिगमेंट है उसको ये प्रोटेक्ट भी करते हैं उसके फोटो ऑक्सीडेशन से। ठीक है, तो ज्यादा समय तक लाइट की प्रेजेंस में बने रहने की वजह से क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसका फोटो ऑक्सीडेशन जो है उससे भी बचाते हैं। तो यहाँ पे देखो सारा कुछ लिखा है मैंने, मैक्सिमम लाइट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट क्लोरोफिल ए and that is in the red and blue regions. So chlorophyll A is the chief pigment and associated with photosynthesis. Okay, some photosynthesis takes place at other region of the visible spectrum. As chlorophyll A is the main pigment responsible for trapping light, so other thalloid pigments such as chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids, they are called the accessory pigments, and they also absorb light, transfer the energy to chlorophyll A,
and they also protect chlorophyll A from photo-oxidation by utilizing wide range of wavelength, ठीक है, of incoming radiations, ठीक है। अब वो कहता है कि जो बाकी रेडिएशंस आ रही हैं उसको क्लोरोफिल ए की तरफ नहीं जाने देते, खुद पकड़ लेते हैं, जिससे क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है उसका कोई तरह का डैमेज नहीं होता, उसके फोटो ऑक्सीडेशन से उसको बचा लेते हैं। ओके बेटे, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? कल फिर लूंगी सेम टॉपिक यही वाला, अभी मैंने जल्दी जल्दी करवाया है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टूडेंट को? यस बेटे, सारी चीजें क्लियर है ना? अब इस चैप्टर में कोई भी स्टूडेंट एब्सेंट नहीं होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और उसका वेटेज भी ज्यादा है एग्जामिनेशन में, ठीक है। जब आप एमबीबीएस के एंट्रेंस में बैठेंगे तब भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप एब्सेंट नहीं होंगे, नहीं तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। एक बार आपका लिंक टूट गया चैप्टर से तो दिक्कत आएगी। ओके बेटा, अगर फिर भी माइंड में कोई बाद में भी क्वेश्चन आते हैं किसी बच्चे के तो वो मुझे सेंड कर सकते हैं, आई विल गिव द आंसर ऑफ दैट। और आपने रेगुलर चैप्टर को रीड करना है, जितना आपको करवाया उसी दिन करना है, अगले दिन के लिए नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ 2-3 पेज ही कराए हैं, ज्यादा नहीं कराए, थोड़े से ही कराए, ठीक है बेटे। चलो, यस मैम।